अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात बेनतीजा, केपी की काबीना अभी तक ना बन सकी और साथ साथ बात कुछ करेंगे इसराइल की जहरियत की कि अभी भी ना ख़त्म हो सकी। मैं हूँ डॉक्टर सना गौरी और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन द न्यूज़। मसाइल कुछ यूँ हैं कि अफ़गानिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात अभी भी कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान का इस वक्त मौक़िफ़ बहुत साफ़ है कि वो अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करना नहीं चाहता था, लेकिन अफ़गानिस्तान ने ही दूसरे ममालिक से, अपने दोस्त ममालिक से गुजारिश की कि हमें इस जंग से बचाया जाए। साथ साथ केपी में नए वजीर आला का आना इस वक्त भी सूदमंद साबित नहीं हो सका। केपी में अंदरूनी तौर पे पीटीआई के अख्तलाफात अब सामने भी नजर आ रहे हैं। काबीना बन जानी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन साथ साथ ये मुद्दा उठाना कि इमरान खान साहब से मुलाकात इन तमाम वजूहात की वजह है किस हद तक ठीक है। साथ कुछ आज प्रोग्राम में बात करेंगे इसराइल की जारियत की। जंग बंदी की तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आती हैं। ट्रंप के बयानिए, इसमें कितनी हकीकत रहेगी और कितना फसाना, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, केपी की हुकूमत आपके पास मौजूद है। अमीन अली गंडापुर साहब जा चुके हैं। आप ही ने मेरे ख्याल है कि मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले खबर दी थी कि तमाम चीज़ें हो गई हैं, नाम भी सामने आ गया। सोहेल आफरीदी को नहीं आना था, बाज़ कुव्वतों ने कोशिश की आखिरी हद तक कि वो ना आए, लेकिन वो फिर भी आ गए हैं। मामले जब बेहतर हो गए हैं तो काबीना की तश्कील में मसाइल क्या हैं? क्या आप समझते हैं कि वो जो एक मामला कहा जा रहा है कि जनाब जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक आगे मामला नहीं बढ़ेंगे, ये इतना बड़ा मामला है कि पूरे एक सूबे की मशीनरी को हरकत से रोक दिया जाए और मामले को मुंजमद कर दिया जाए, क्या तबसरा करेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि एक्सेस तो खान साहब तक लेना और एक्सेस को देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, बट एट द सेम टाइम ये एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के हिसाब से भी देखें तो बड़ा जरूरी है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अगर आपने उस सूबे में चलानी है तो सूबे के अवाम ने इमरान खान के जो लोग हैं उनको वोट दिया है और इस बुनियाद पे दिया है बगैर सिंबल के कि ये इमरान खान के लोग हैं और वो उसी पे वोट लेके आए हैं। तो अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि हम सूबे को उस हिसाब से चलाएंगे जिस हिसाब से खान साहब की डायरेक्शंस होंगी, तो जाहिर है उसके अंदर मुलाकात लाजमी है। तो उसके अंदर कबाहत क्या है? आखिर अगर मुलाकात हो जाएगी तो क्या ऐसा हो जाएगा जिस चीज का इनको इतना डर है? सर, मुलाकात अगर हो भी जाती है, आप ठीक कह रहे हैं, आप कानून को जानते हैं, ना मुलाकात करवाना भी एक अचंभे की बात है। क्यों नहीं अभी तक मुलाकात हो रही? अब तक हो जानी चाहिए थी, मामले को तूल दिया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी इल्म है कि इस वक्त सूबा एक जंग की कैफियत में है, पाकिस्तान एक जंग की कैफियत में है और ख़ासतौर पे केपी इसलिए भी कि उसका बॉर्डर वहाँ से मिल रहा है। मसाइल तो हैं काफ़ी, इंतज़ामी अमूर पे अगर इसी तरह से पीछे रहा गया तो आपको नहीं लगता कि ख़तरात बढ़ सकते हैं? जी, यही तो सारा इशू है कि उन्हें पता है कि अगर मुलाकात हो गई तो वो जंगी हालात से केपी के निकल आएगा। शायद इसी वजह से मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। बार बार यही तो कहा जा रहा है कि सर, खान साहब जंग की कैफियत से कैसे रोक सकते हैं? खान साहब जंग की कैफियत से पाकिस्तान को कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई उनके पास कोई स्ट्रेटजीज हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, जो वोट मिले हैं कबायली इलाकों से वो हमें मिले हैं। इस वक्त एक कबायली चीफ मिनिस्टर जो है वो ऑफिस के अंदर है। सारी जब आप कहते हैं कि इशू जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया से डेजिग्नेट करता है, तो क्या उस इलाके के जो लोग हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनकी जो राय है उसको हमने प्रायोरिटी नहीं देनी जो वहां पे फ्रंट लाइन पे फेस कर रहे हैं? अगर वो ये बात समझते हैं कि बातचीत से इस मामले को हल कर सकते हैं और सूबाई हुकूमत उसके पास है, लोगों ने उनको वोट दी है, तो मेरे ख्याल में तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी जितनी भी जिन कुव्वतों की तरफ आप इशारा दे रही हैं, बड़ा सिंपल सी बात है कि उनका काम जो है वो एज पर दी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ऑर्डर के मुताबिक लड़ना है या पीछे हटना है, जो उनको ऑर्डर दे दिया जाए। लेकिन फैसला तो पाकिस्तान के लोगों ने और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है और वही ये फैसला करने के हकदार हैं और वही इस फैसले को करेंगे। पहले भी वहां पे अमन आया है, इसी तरह से आया है और अब भी अगर अमन आएगा तो मैं तो यही समझता हूँ तरीके इंसाफ की जो उसके ऊपर एक जो बड़ी क्लियर कट नैरेटिव है उससे मैं एग्री करता हूँ कि वहां पर बातचीत के जरिए अमन आ सकता है और अमन आना चाहिए। क्यों हम अपने लोगों की
जानों का नजराना पेश करके फिर आगे कह देते हैं कि खून को रायगा नहीं जाने देंगे। भाई छोड़ दिए रिटोरिक को, लोगों की जान बचाएं। किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, बेटे हैं। मुझे एक बात बताएं बैरिस्टर साहब कि क्या वो ये सोच रहे हैं कि हमारे भी जो फौजी वहाँ लड़ रहे हैं, जो शहीद हो रहे हुए हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके साथ भी ना किया जाए? उनकी जो खवारजी हमारे यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं? और अभी अगर फिर आप जो बयान दे रहे हैं उस लिहाज से तो ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब उनको पता नहीं है कि वो किससे जो है उन्होंने अब मसाइल को हल ना करने की वजह से उनको जो प्रॉब्लम हो सकती है वो अब भुगतेंगे। आप ये कह रहे हैं कि किसी के बच्चे मर रहे हैं, तो बच्चे तो पाकिस्तान वालों के भी मर रहे हैं, फौजी भी तो किसी का बच्चा है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखिए कि जब दहशतगर्दी होती है तो भी पाकिस्तानी मरते हैं, जब कुछ पुलिस वाले या हमारे फौजी जवान जो हैं, जो हमारे शहीद होते हैं, तो वो भी हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन क्या हम ये कहें कि उन लोगों को हम जो है वो शहीद करवाते रहे एज अ पॉलिटिकल प्रोडक्ट, सिर्फ इस वजह से कि हम डेमोक्रेटिक जो लोग हैं उनकी राय मानने को तैयार नहीं है? या हमने ये फैसला करना है कि बेशक कोई फौज में हो, बेशक कोई पुलिस में हो, बेशक कोई आम शहरी हो, वो सब किसी के बच्चे हैं जी, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। हमने उन जानों को बचाना है कम वक्त में, और वहां पे अमन लेके आना है। और उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो वहां के रहने वाले लोग हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं बैरिस्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि कबायली जो वहाँ पे लोग हैं जिनसे राब्ते में सोहेल आफरीदी साहब भी उन्हीं में से एक नौजवान आए हैं जो कि केपी के क़यादत संभाल रहे हैं, आप समझते हैं कि वो इस मसले को हल कर सकते हैं? अभी तक तो अफगान तालिबान ने इस मामले को हल नहीं करने दिया, नहीं हो सका, मुज़ाकरात क्यों नहीं कामयाब हुए, उसकी दोनों तरफ से अलग अलग नैरेटिव आ रहे हैं, उसमें हम बाद में जाएंगे। लेकिन आपका कहने का मौक़िफ़ ये है कि अगर कबायलियों के ज़रिए से इस मामले को हल किया जा सकता है तो बेटर तरीके से हो सकता है। नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं सना, वो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो असल फैक्ट्स जानते हैं, जो इसको फेस कर रहे हैं, और उनकी जो राय है उसको अहमियत देना, उसको प्रायोरिटी देना, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो कौन स्पेसिफिक, मुझे वो ब्रैकेट बताएं, कौन सा आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों की राय कैसे ली जा सकती है? आप कबायलियों की ही बात कर रहे हैं? जी, राय बिल्कुल सामने है, उन्होंने अपने वोटों के जरिए राय दी है, और वो राय जो है वो सुहेल अफरीदी की फॉर्म में हम सबके सामने है, और इमरान खान साहब जो ट्वीट्स कर रहे हैं उसके हवाले से हम सबके सामने है कि किस तरह से इस मसले को हल करना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक वो लोग जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये हुक्म है कि आपने सिविलियंस के कहने के ऊपर लड़ना है और सिविलियंस के कहने के ऊपर पीछे हटना है, वो कहे कि नहीं जी अब हम ये फैसला भी खुद करेंगे कि कब हमने लड़ना है और कब हमने नहीं लड़ना। नहीं हो सकता, इससे तो हालात खराब होंगे और आप देखें कि हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अच्छा, हम कुरम को नहीं संभाल सके, हम सवात की जंग को देख चुके हैं, हम ये तमाम मामलात को भुगत चुके हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान कर चुके हैं, पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान, ये तमाम चीज़ें भुगत चुके हैं। ख्वारजी भी हमने इसी साल ही जो है वो टैग लगाया, उससे पहले तो हम ख्वारजी का भी नाम नहीं ले रहे थे। आपको लगता नहीं है कि ये मामला कहीं ना कहीं, जो केपी में आप इतने सालों से हैं, तो ये मामला पहले भी हल हो जाने चाहिए थे? क्योंकि गवर्नमेंट रोल भी तो बहुत बड़ा एक किरदार होता है। बैरिस्टर साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुरम के मामलात होते हैं, वहाँ पे हम गुड तालिबान बैड तालिबान की भी रट सुनते हैं, सवात की जंग भी हुई है, तमाम चीज़ें हैं, केपी की गवर्नमेंट आपके पास एक अरसे दराज से मौजूद है। तो आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली अगर ये मामलात हल होने होते तो अभी तक हल ना हो जाते? और अभी जो अफगानिस्तान, जी जी, बात भी जिस क्वार्टर से आई वो भी हमें पता है। इस वक्त इन लोगों की इंसिस्टेंस है कि वहाँ पे जंग जारी रहे और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जारी रहे और टॉक्स नहीं हो सकती, वो भी हमें पता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशन से एक ब्रेक ले लें, और जो लोगों ने क्लियर कट मैंडेट एक सूबाई हुकूमत को दिया है उसकी बात सुने, उसकी बात माने। मुझे तो बड़ा यकीन है, मटरली कन्विंस कि अगर हम उनकी बात मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी राय को अहमियत देते हैं, तो ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये आपके इल्म में है कि केपी में ही आपकी गवर्नमेंट भी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को मानते भी नहीं है, और वहाँ पे ये भी नहीं कि हम जब वो गुड तालिबान बैड तालिबान पाकिस्तानी तालिबान की जब हम बात कर रहे थे तो ये भी नहीं कि मैं कबायली एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ,
केपी में ही कितनी ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन लोग नहीं बात मानते गवर्नमेंट की। तो आप ही कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया है वो बात मनवाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, तो इस तरह तो ये जो कच्चे के डाकू हैं साउथ पंजाब में और इंटीरियर सिंध में, वो भी आपकी हुकूमत को नहीं मानते। रियासत के खिलाफ जो है वो एक्शन ले रहे हैं, रियासत के खिलाफ खड़े हैं, आर्म्स लेके खड़े हैं। वहां पर तो आप ड्रोन हमले नहीं करते, क्या वहां पर भी ड्रोन हमले करते? वहां पर तो आपको ड्रोन हमले याद नहीं आते, वहां पे तो आपको फौजी ऑपरेशन याद नहीं आते। बैरिस्टर साहब, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। कच्चे के डाकुओं के हवाले से गवर्नमेंट सिंध की जो है एक वाज़ेह पॉलिसी आ गई, चाहे अब उसको कोई अच्छा कहे, हमने देखा कि कुछ मेरी प्रोग्राम में बहुत बुरा कहा गया है इसको। तो ऐसा क्यों है कि सिंध हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी को तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन केपी की हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी को मानने की जो है वो हमारे अंदर जरूरत नहीं है? क्या इसकी वजह ये है कि जी हमने जो है वो किसी के नाम पर रेड लाइन लगा दी और किसी को हमने जो है वो हुकूमत में रख? ये वजह है उसकी? अगर ये वजह है तो मैं तो इसको कोई जस्टिफाइबल वजह नहीं समझता। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि जोग्राफिया भी इस मामले में असर डालता है? हम चाहे कच्चे के डाकू तो एक मामला, बहुत बड़ा मामला है, मैं इसको छोटा मामला नहीं कहती हूँ। दूसरी तरफ एक मुल्क से बॉर्डर मिलने वाली बात है और वहाँ पे जनाब अफगानिस्तान भी उस पर लग रहा है। तो आपको लगता है कि जोग्राफियाई वहदत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में? सना, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं फिर आपका सवाल आखिरी लाइन आपकी नहीं सुन सका। मैं आपकी राय इस बात पे जानना चाहती हूँ कि जोग्राफियाई वहदत एक इलाके की भी तो अहमियत रखती है। कच्चे के डाकू जहाँ मौजूद हैं वो एक अलग मसला, हम उसको कह सकते हैं, और जनाब ये केपी जहाँ मौजूद है उसके बॉर्डर्स और वहाँ पे जो दरअंदाजी हो रही है वो एक अलग एक बड़ा प्रॉब्लम वो भी है। आपको नहीं लगता कि दोनों फैसले इसलिए भी मुख्तलिफ हो रहे हैं कि जनाब ये जोग्राफिया का भी मसला है? नहीं जी, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि सूबाई हुकूमत को प्राइमेसी सिंध में दी गई है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वही प्राइमेसी आप जो है वो केपीके में भी दें। आखिर क्या वजह है कि DGISPR ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इनकमिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर कर दी? ये किसी और चीफ मिनिस्टर पे तो नहीं की, ये मरियम नवाज पे तो नहीं की कि आप फॉर्म 47 पे जीत के आई हैं, या ये कायम अली शाह हुई अपना मुराद अली शाह पे तो नहीं की कि आपके सिंध के अंदर जितनी करप्शन है वो हम सबको नजर आ रही है। लेकिन केपीके के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक सरकारी अफसर ने खड़े होकर तकरीर कर दी। तो नजर तो आ रहा है ना कि आप एक तरफ की बात सुनने को तैयार है, दूसरी तरफ का नैरेटिव आप सुनने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि बस जो हमारा फैसला हो गया वो हो गया, हमारे फैसले के साथ खड़ा होगा और कोई खड़ा होगा तो उसकी हम बात नहीं मानेंगे। और इसी तनाजुर में, क्योंकि आप देखें ना कि रूट होकर बात वही चली जाती है, इसी तनाजुर में आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दे रहे, क्योंकि सुबह तो वो जिन लोगों ने वोट दिया है PTI को वो सूबे के लोग हैं, और उन सूबे के लोगों की बात माने बगैर अगर कोई एक शख्स की जिद के ऊपर वहां पे ऑपरेशन जारी रहता है तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी खतरनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिटवीन द लाइन जो बयान बैरिस्टर साहब दे गए वो समझने की ज़रूरत है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। कर्नल साहब, जो अभी मामला चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अभी ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ा सख्त बयान आया कि वापस से गारों में भेज देंगे उन्हें, ये तमाम चीज़ें किस तरफ रुख कर रही हैं? एक तरफ अफगान तालिबान ही कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात की हम बात करते हैं तो उन्होंने इस बात पे कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं वाज़ेह की कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ड्रोन गिराए जाते हैं किसी और मुल्क की तरफ से तो उस पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली पाकिस्तान शो करेगा, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि जो ख़वारजी वहाँ से आ रहे हैं उनको रोकें आप। तो उस पर अफगानिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई हमें तसल्ली बख्श उस पर कार्रवाई नहीं की है। मामला कहाँ डेडलॉक आता है और कौन ठीक है और कौन गलत है? देखें, आपने जो ये सवाल किया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉमन बॉर्डर है, आपको पता है 26 किलोमीटर के करीब है, और फेंसिंग की भी कोशिश की, उसमें भी थोड़ा कामयाबी हुई नाकामी हुई। असल में बात यह है कि जब आप किसी के इन्फ्लुएंस पे बैठ के बातचीत करेंगे
तो फिर वो तो ना तो देरपा हो सकती है, ना उसमें कोई आपको वो फायदा हासिल होगा। अब तालिबान जो है, आपको पता है कि वो थोड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ी तोप हैं, और उनका जो सोच है वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उन्होंने मतलब रशिया के साथ मुकाबला किया, अमेरिका के साथ मुकाबला किया, और अमेरिका को अल्टीमेटली मजबूर किया कि वो बात करे। तो इसलिए वो थोड़ा अपनी एक स्टैंडिंग को कायम रखना चाहते हैं। देखिए, ये तो हर मुल्क जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए किसी भी मुल्क के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। अब चूंकि हमारे अफगानिस्तान के रिलेशन जब से पाकिस्तान बना है वो इतने मिसाली नहीं रहे हैं, और थोड़ा उनमें झोल ही रहा है हमेशा, और डिस्प्यूट रहा है, फिर थोड़ा लंच पीरियड आया है, लेकिन ये है कि वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर आके ना वो फिर आगे उनकी अच्छा, आपने एक लफ्ज़ कर्नल साहब इस्तेमाल किया, इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में है? हाँ, किसके इन्फ्लुएंस में? देखिए, हमारा भारत के साथ बड़ा अजली दुश्मनी है हमारी उनके साथ, और भारत ने उधर बड़े अपने रोड जमा लिए हैं, वो पहले भी थे उनके इन्फ्लुएंस में, और अब ज्यादा हो गया। और हमारा जो एनिमी है, जो डिक्लेयर्ड एनिमी है पाकिस्तान का, वो इंडिया है। और वो देखें अफगानिस्तान में, ये अपना ये बलूचिस्तान में, और यहाँ हमारे काफी उन्होंने अपने जाल फैलाए हुए हैं, रॉ की एक्टिविटीज हैं। हम लोगों ने उनका एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कमांडर भी पकड़ा नेवी का, आपको पता है, कलमोशन। तो सर ये है कि अब वो उन्होंने जब देखा है कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुक खराब है, तो इंडिया ने फिर कोशिश की है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाए। तो उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट भी इंडिया ने काफ़ी की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनके आप देखें काउंसलेट कितने खुले हुए हैं वहाँ पर। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक कि वो इन्फ्लुएंस में रहेंगे, वो उनका अपना फैसला नहीं होगा, उसमें थोड़ा मिक्सचर होगा। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी जाती राय में, आई में भी रहूँ, कि हमें वार ऑप्शन को तो हमने ओवररूल करना ही करना है। वार कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है नेगोशिएशन का। वी मस्ट मोटिवेट देम, हम उनको परसुएट करें, हम उनको समझाएं, बड़ा जो जिनके साथ उनके फ्रेंडली ताल्लुकात हैं वो उनको हम बीच में डालें। अच्छा, और हमें जो है ना ये बात, मैं स्टेप बाय स्टेप मामले को समझना चाहूँगी, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें हैं। एक, आपने कहा कि जो उनसे राब्ते कर सकते हैं उनको बीच में डालें और मामलात को हल करें। तो उनसे राब्ते, तो मेरा ख्याल है कि फिर अभी पीटीआई के रहनुमा से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो कबायली लोग सरदार हैं उनसे कहा जाए कि जनाब वो भी बीच में पड़े हैं और वो जाके उनसे बात करें ताकि ये मामले हल हो। दूसरा, आपने कहा कि जी जंग तो एक सर, एक और इसी से इंटरेक्ट करते सवाल कर रहा है। एक और चीज़ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा सख्त बयान दे दिया है, बहुत सख्त बयान दिया है। अब ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वार तो हो नहीं सकती, जंग तो हम कर नहीं सकते, वॉर तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा, आपने कहा नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन जो है वो फिर केपी वाले ही कर सकते हैं जो वहाँ पे कबायली हैं, या कौन कर सकेगा? नहीं नहीं, बात यह है कि हम उनको आइसोलेट करने की कोशिश ना करें। जो केपी के वाले हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे हमारे दूसरे सूबे के लोग हैं। उनका अपना कोई अगर डिफरेंसेस हैं उनको भी हमको रिजॉल्व करना है। उनका यही डिमांड है कि थोड़ा इसको प्रोसेस जो है इनको यहाँ से निकालने का, उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए। और हुकूमत ने रेगुलेट किया है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप एक ऐसी फोर्स को, याद होगा कि जब तालिबान की हुकूमत आई है 1996 और 2001 में, तो पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब, ये तीन मुल्क थे जिन्होंने इनको रिकग्नाइज किया था। तो हमारी तो बहुत कुर्बानियां हैं एज फार एज अफगानिस्तान एंड तालिबान आर कंसर्न। हमारी एक ही डिमांड है ना, हमारी 50 डिमांड नहीं है। हमारी एक डिमांड है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, जो टीटीपी है वहाँ पे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान बॉर्डर पे तरफ मत धकेलने की कोशिश। हमारी एक ही डिमांड है कि आप इनको कंट्रोल करें। हम ये भी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो वहाँ से आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप उनको भेज रहे हो मुसल्ला करके। उसमें भी हमने थोड़ा उनको लीवरेज दिया हुआ है, आ तो वहीं से रहे। तो अब ये जो
अब दूसरी बात आप कर बताएं, ख्वाजा आसिफ खान के बयान पे क्या तबसरा है? देखिए, ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है, मजे हुए पुराने सियासतदान हैं और वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो जो अगर आपने डिप्लोमेसी से मसला हल करना है, जो कि हमने हल करना है डिप्लोमेसी, तो वहाँ पर तल्ख जुमले, तल्ख जबान और इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। आप एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप किसी को बुलाते हैं, इधर आओ, और अगर आप ये उसको कहें कि जरा तशरीफ लाएं, बात एक ही हो रही है, मगर दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें मतलब ये है कि एंटेगोनाइज करने की जरूरत नहीं है, और हमें जो हमारे बराबराना ताल्लुकात हैं उनको हमने फरोग देना है। अच्छा कर्नल साहब, इसके पास हमारे कर्नल साहब, मैं बतौर एक साबिक फौजी कर्नल आपसे पूछना चाहती हूँ, एक वॉर स्ट्रेटजी होती है, आपने कहा कि लफ्ज़ों के भी चुनाव पे फ़र्क होता है, तो ये भी एक है कि अगर गधा अपने आप को शेर समझने लगे तो उसको शेर तो हम नहीं समझेंगे। और फिर ये कि ये जहाँ पे अमेरिका और सोवियत यूनियन की बात होती है, तो ये तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि आपने अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देखी हैं कि सोवियत यूनियन के वहाँ पे तमाम चीज़ें होने पे क्या वजूहात थी, किसने साथ दिया, पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व हुआ, और अभी अमेरिका के जाने की और बहुत सारी वजूहात थी। ख़ुद उनके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो भी बहुत बड़े वजह बनी कि उनकी इकॉनमी को धचका पहुँच रहा था। इन मामलात में पाकिस्तान को उसी दो ममालिक के ज़ुमरे पे लाना, आप समझते हैं कि ठीक है अफगानिस्तान सही कर रहा है कि ठीक है, उनके मुत्तकी साहब ने जो बयान दिया, सबसे पहला बयान उनका यही था जो उन्होंने भारत की सरजमीन पे दिया कि जनाब सोवियत यूनियन अमेरिका चले गए, पाकिस्तान क्या चीज़ है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, तो देखिए, इनकी जो अब ये तालिबान का अपना बेंड ऑफ माइंड क्या है, वहाँ पे भी ग्रुपिंग हुई है। जो पावरफुल ग्रुप है वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पर इनकी बातचीत यहाँ दोहा कतर में होती है, व्हाई डोंट वी इन्वॉल्व कतर? मतलब ये है कि हम उनको, हमारे उनके कतर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो कंट्रीज इन्फ्लुएंस करती हैं इनके साथ, रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, और चाइना इज ऑल्सो वेरी क्लोज विद देम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन कंट्री को बीच में इन्वॉल्व करें तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हल ना हो सके, और हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको आप बंद कर दें, बस खत्म है। तो अभी ये जो डिफरेंस ज्यादा उभरे हैं वो उस वजह से उभरे हैं कि जो यहाँ पे 3 मिलियन के करीब अभी रह रहे थे अफगानी, उनको यहाँ से हमने फोर्सेबली वापस। अच्छा सर, मैं अभी भी उस मुद्दे पे हूँ, चूँकि आप वॉर स्ट्रेटजी को जानते हैं। मुझे ये जो बात मैंने कही है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका एक अलग मामला थे, जोग्राफियाई चीज़ें भी देखनी चाहिए, पाकिस्तान एक अलग मामला है, ये इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, तो देखें ना, बात ये जो हालात मुल्कों के होते हैं, फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है इसके साथ। रशिया ने जो बेहतर किया वो उसने अपना इन्वेट किया बलोचिस्तान को, अपना अफगानिस्तान को। इसी तरीके से बाद में अमेरिका आ गया, अमेरिका के हम फ्रंट लाइन पार्टनर बन गए, हमारे अपने भी 80,000 लोग जो है वो शहीद हुए। तो अल्टीमेटली मतलब एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट ये हुआ कि टेबल पर बैठ के आपने बातचीत की और वहाँ से जो है अमेरिकन फोर्स का खिलाफ हुआ। अभी ट्रम्प जिसको कहते थे कि नो फॉल प्रेसिडेंट है, और वो कहता था मैं हर जगह जंगे बंद कराऊंगा, तो वो प्रैक्टिकली वो उसका उलट ही हो रहा है फिलहाल। वो इन्फ्लुएंस, उसका तो इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ना, उन्होंने तो उनकी जो डिमांड है वो रिजेक्ट कर दी है। अगर कोई भी मुल्क अगर उनको तालिबान को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो पाकिस्तान के अलावा और कोई दूसरी कंट्री नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये आपका जुमला बहुत इम्पोर्टेंट था सर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की कि इस वक्त ज़रूरत है अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान की, और इस तरह मामला नहीं हो सकते। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल अडवाणी साहब, आप तज़कियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया मुझे।
इकबाल अडवाणी साहब, इस वक्त जब हम अफगानिस्तान के मामले में बात करते हैं तो ट्रम्प का एक बड़ा अजीब सा बयान आता है। कहते हैं मैं इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ, वरना मैं बड़ा आसानी से मामला हल कर देता। जो मामला उनको हल करना था, जंग बंदी की कोशिशें हो रही थी, हो भी गई, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने फिर हठधर्मी दिखाई और आज गज़ा में मुसलमानों को शहीद करने के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं उसमें अब तक 91 लोग शहीद हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब अनाउंसमेंट हुई थी तब भी ये लोगों को जो समझ रखते थे उनको पता था ये इसी तरह होगा, जंग बंद हो जाएगी जब तक उसके कैदी जैसे रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद उसने अटैक करना है। ये तो सबको पता था पहले से, इसमें तो कोई वो नहीं है। बस आप कहें कि आप बस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करें। इसकी वजूहत है, इसराइल जंग के बगैर रह नहीं सकता, और उसके और भी वजूहत है कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर अमन हो जाता है, जैसे ही अमन हो जाता है तो उसको कोर्ट के जरिए सजा हो जाएगी नेतन्याहू को, प्राइम मिनिस्टर को। तो कौन चाहेगा उसको सजा हो? तो उसको उसकी समझे लाइफ या उसको सजा से बचना है तो वो जंगे करता ही रहेगा। यहाँ बंद होगी तो किसी और मुस्लिम कंट्री पे अटैक करेगा, नहीं तो किसी और पे। तो अटैक तो उसने करना ही है, और ये जब से सॉफ्ट टारगेट यही है फिलहाल इसके पास गजा, तो इसलिए अटैक हो रहे हैं। बाकी ट्रम्प आ जाए या कुछ भी आए, ये मतलब कुछ भी इनको कोई भी इसको रोक नहीं सकता इसराइल को। ये जंग होती रहेगी। ये मतलब इसका एक ही हल है कि हम मुस्लिम लोगों को, मुसलमानों को इसराइल से लड़ना ही पड़ेगा। जब तक हम लड़ के इनको शिकस्त नहीं देंगे ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी नहीं। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान के सेंटीमेंट्स हैं कि जनाब किसी तरह से फ़लस्तीन का साथ दिया जाए, तो हर पाकिस्तानी के हमसे अगर पूछा जाए तो हम भी कहते हैं जनाब हम साथ देंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पे अभी अमेरिका से हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ़ें भी हो रही हैं, हमारे वज़ीर आज़म की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान कुछ अर्से पहले मैंने सुना, तकरीबन 15 अक्टूबर की बात है, कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ पे वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अपनी फ़ौज भेजेंगे। ये उन्होंने हुकूमती बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती राय ये बताई कि जनाब ऐसा हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है वो अफगान या इसराइल में जंग भेजे, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जंग भेजी, फ़ौज को भेजे? क्या कहेंगे आप? नहीं, पाकिस्तान कैसे भेज सकता है फौज? मुझे तो नहीं पता किस तरह उसने बयान दे दिया था। अगर फौज भेजनी थी तो बहुत पहले भेज देती थी। फौज किस तरह भेजेगा? वो तो सब चीजें उसने तो सील की हुई है, तो फौज तो वहां पर कोई बॉर्डर नहीं खुली हुई, फौज कहाँ से जाएगी? बस पाकिस्तान इतना ही कर ले कि जो मुस्लिम कंट्री हैं उन मुस्लिम कंट्रियों से रिक्वेस्ट करें कि वो इसराइल से ट्रेड बंद कर दें। सिर्फ अगर किसी को भी मदद करनी है, किसी मुस्लिम कंट्री को भी फलस्तीनियों की मदद करने का सबसे आसान तरीका, और वो है जो कर भी सकते हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है, फौजें भेजना लड़ना वो तो बहुत दूर की बात हो गई। इतना कर दें कि ट्रेड बंद कर दें मुस्लिम कंट्री इसराइल से। इसराइल खुद ब खुद हथियार फेंकेगा। इसराइल का तेल भी मुस्लिम कंट्रियों से जा रहा है, इसराइल की गैस भी उधर से जा रही है, इसराइल का खाना पीना भी ज्यादातर मुस्लिम कंट्रियों के जरिए ही जा रहा है। तो मुस्लिम कंट्रियों को फौज भेजने की जरूरत नहीं है, ट्रेड बंद कर दें तो इसराइल खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम कंट्री चाहते भी हैं कि गजा में फलस्तीनियों की मदद करना कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि अभी तक वो संजीदा रवैया नहीं आया कि उसको इसराइल को तनहा किया जाए? अभी तक मुस्लिम ममालिक ने वो स्टैंड नहीं लिया। बातें हो रही हैं लेकिन ग्राउंड रूट लेवल पे इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं है। जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे, तो बाकी तो बातें ही है ना कि हम ये कर देंगे, हम पौधे भेज देंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। जो हम कर सकते हैं हम वो नहीं कर रहे, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर दूसरी चीजें जो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल आज के हालात में, तो वो कहाँ से होंगी? अच्छा, फिर यहाँ पे जो आम लोकल पार्टीज़ हैं, मतलब ये पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज़ हैं, वो जब फ़लस्तीन के लिए मार्च निकालती हैं, आवाज़ उठाती हैं, वो कितना इफेक्टेड है? वो किस तरह से फ़लस्तीनी लोगों का साथ दे सकते हैं? कि यहाँ पे हम कराची में देखते हैं या पूरे पाकिस्तान में रैलीज़ निकलती हैं, सब कुछ है, वो आपको लगता है कि वो इफेक्टेड होगा? रैलीज निकलनी तो चाहिए, लेकिन वो इस तरह निकलनी चाहिए कि आपके मुल्क के लोग डिस्टर्ब नहीं हो। हमारे यहाँ रैलियां इस तरह निकालते हैं कि जो रोज का कमाने वाला है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक ऑटो चलाने वाला है उसका ऑटो जला दिया जाता है, जो हमारे यहाँ उमूमन होता है, किसी छोटी दुकान जला दी जाती, उसको भी इतना ही दुख है जितना हमको है।
उसको भी फलस्तीन से इतनी मोहब्बत है जितनी हमको है, ये जो जुलूस जलसे निकालने हैं। तो हम इसका ख्याल नहीं रखते। बाकी हम एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए, बड़े बड़े ग्राउंड है, ग्राउंड में करना चाहिए, मीडिया के जरिए हाईलाइट करना चाहिए, यहाँ तक सही है। सड़कें बंद कर देती, रोडें बंद कर देती, वैसे यहाँ काम नहीं है लोगों का, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। हम इनको तकलीफ में दे के अपने मुल्क के लोगों को, ये तरीका सही नहीं है। एहतजाज होना चाहिए, उससे अब इंटरनेशनल लेवल पे एक आवाज उठती है, लेकिन इस तरह हो, कितने बड़े बड़े ग्राउंड है, वहां जाके हम लोग एहतजाज करें, तकरीरें करें, जो भी हमको करना है, लेकिन हमारा सिटी मुल्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बस इस हद तक करना चाहिए। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है वो इस वक्त अफगानिस्तान से जो मुज़ाकरात हमारे नाकाम हुए हैं वो हैं, और साथ साथ इस वक्त वो सूबा जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, वहाँ पे बॉर्डर्स लग रहे हैं, मसाइल हैं, वहाँ पे सोहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला KP इस वक्त काबीना बनाने में और दूसरी चीज़ों में सिर्फ एक ही शर्त लगाते हैं कि जनाब हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा, उसके बाद ही मसाइल हल होंगे, उसके बाद ही स्ट्रेटजीज सेट होंगी। दोनों चीज़ें बड़ी लाजिम और मलजूम सी लगती हैं कि जब तक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को हुकूमत संभालने के काबिल नहीं बना देती, तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ सकती हैं। पहले तो KP की गवर्नमेंट पे आपका तजिया मैं चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी ठीक है, अभी ठीक है, पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हो, बाकी मामला बाद में लेके जाएंगे? नहीं, अगर इमरान खान से वो कह रहे हैं कि इमरान खान से मुझे मुलाकात इसलिए करनी है कि काबीना में किन किन लोगों को लेना है, अगर यही वजह है तो अंदर से किसी को भी लेटर दे या समझा सकते कि इनको काबीना में ले। ये जो है बस नीचा दिखाना है कि बस हम अपनी बात मनवानी है, तो इस तरह गवर्नमेंट कर नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान में अगर सूबा KPK में अगर इनको गवर्नमेंट करनी है और अपनी पब्लिक को, आवाम को फायदा पहुंचाना है, तो देखिए हर सियासी पार्टी से मिलना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, वफाक को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, तभी वो गवर्नमेंट कर पाएंगे। अगर वो एग्रेसिव रहेंगे इस तरह तो वो फिर खुद भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएंगे, और आगे जाके मुझे लगता है कुछ और स्टेप उठाना पड़ेगा वफाक को, क्योंकि इस तरह से एग्रेसिव पॉलिसी से गवर्नमेंट इनकी चलेगी नहीं। हर बात में खान साहब करना, देखिए खान साहब करने का कोई मकसद नहीं है। आपको काबीना भी बनानी पड़ेगी, आपको वर्किंग भी करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ अरसे बाद आपसे आवाम खुद खफा हो जाएगी और बाद में वफाक को आप मौका देंगे कि कोई ऐसा एक्शन ले ले जो अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी हमारी PTI रहनुमा से भी बात हो रही थी, अफगानिस्तान से हमारे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, डेडलॉक आ रहा है इस वक्त, बड़े बड़े ममालिक उसमें साथ भी हैं, कतर है, तुर्की हमारे साथ मौजूद है कि मसाइल हल हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ KP वालों का ये कहना है, उनकी हुकूमत का ये कहना है कि चूँकि ये सोहेल आफरीदी साहब इमरान खान से मिल के अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करवा सकते हैं, मुज़ाकरात करवा सकते हैं, इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखें KP के जो इमरान खान जो बात करते हैं, वो मुज़ाकरात भी किन से करना चाहते हैं? जो तहरीक तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान क्यों मुज़ाकरात करेगा? वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी को। पाकिस्तान तो उससे मुज़ाकरात करना चाह रहा है, अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनसे, और ये अगर करेंगे भी तो इनसे करेंगे। पिछले 4-5 साल से इन्होंने इसी पे तो जोर दिया है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कोई मकसद ही नहीं है, और उससे पाकिस्तान करेगा भी नहीं। अफगान तालिबान से हम कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान कुछ राइटिंग में देने के लिए तैयार नहीं है। उसका मतलब वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और उनको आप इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। वो जो वहां पर गए थे, जो टीम की डेलीगेशन, वो तैयार भी थे, लेकिन उनको बाहर से ये इंस्ट्रक्शन आ रही थी काबुल से या न्यू दिल्ली से कि आपको नहीं करने इस तरह से। बाकी तो वो भी तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से तो मुज़ाकरात नहीं करेगी। जो खान साहब हैं या जो KP गवर्नमेंट है वो यही चाह रही है, तो यही कहती है। इससे तो कोई फायदा नहीं है। इतने सालों से हमने मुज़ाकरात किया, उसका रिजल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब इसका एक ही हल है, मैं आपको सीधा सा एक हल बताऊं। पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा और तालिबान हुकूमत को डैमेज करना पड़ेगा, वहां जाके अटैक करने पड़ेंगे, और कुछ अरसे बाद वहां पर और भी जो है ग्रुप, वो ग्रुप सामने आ जाएंगे। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट वीक हो जाएगी, या तो फिर वो मुज़ाकरात करेंगे, या खुद वो उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, या घरों में बैठ जाएगा अफगानिस्तान। यही होगा। लेकिन पाकिस्तान को अटैक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये जंग लड़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। काशिफ जंजुआ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको।
डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, क्या तज्ज़िया है आपका इस पर? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान को पहले दिन से अपनी पॉलिसी क्लियर रखनी चाहिए थी। देखिए, जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, जब भी मुज़ाकरात ये चीजें खत्म होती हैं, तो ये तो डिप्लोमेसी का फेलियर होता है ना। डिप्लोमेसी में हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तो अब मसला ये है कि सब चीजें क्लोज हो जाती हैं, तब आप जाते हैं जंग की तरफ या महदूद जंग की तरफ या किसी इशू की तरफ। 47 में हमें देखें, जब हम यूनाइटेड नेशन गए, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप लेने, तो दुनिया में किसी मुल्क ने एतराज नहीं किया था सिवाय आपके अफगानिस्तान के। उन्होंने कहा कि हम क्यों दें इनको। फिर हमारे पास देखिए, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली का मर्डर होता है, सैयद अकबर एक अफगानी, आप मोहतरमा बेनजीर का मर्डर देखें, एक अफगानी। फिर उसके बाद आप देखें मुशर्रफ पे पिंडी में अटैक हुए अफगानिस्तान के लोग। फिर उसके बाद शौकत अली प्राइम मिनिस्टर बनने निकले अटक के, वहां पे जो अटैक हुए अफगानिस्तान के लोग। आपकी पूरी पाकिस्तान की मईशत के तमाम बड़े शहरों में अफगानियों ने पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड लेके पाकिस्तान का और अपने आप को पश्तून जाहिर करके, कि हम पश्तून बोलते हैं, अफगानियों ने अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर किया हुआ है। अब हमारे पास जब तक हम ये चीजों का सत्यापात नहीं करेंगे, ये तो हमारे ये डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है पाकिस्तान की, ये हमारी इंटरनल पॉलिसी का फेलियर है कि हमने 1980 के बाद से लेके 40-45 सालों में इस पर कभी गौर ही नहीं किया कि हमने क्या करना है। जितनी हुकूमतें आई उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी और उनको तवज्जो देनी चाहिए थी। तो आज अगर ये चीजें क्लियर हो रही हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ जिस तरह कह रहे हैं, और बड़ा अच्छा नैरेटिव है अब उनको, और ये चीजें हमें बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। 88 में हमें याद ये सब कर लेना चाहिए था जब अफगानिस्तान की जंगें खत्म हो रही। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो नैरेटिव पाकिस्तान का है वो ठीक है जंग के हवाले से? देखिए, वो तो लाजिम बात है, इसमें कोई दो राय तो नहीं हो सकती। मतलब अभी वॉर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? नहीं, देखिए, हम वॉर नहीं करने जा रहे। वॉर जो होती है, अगर आप जंग की गए तो जंग की एक से ज्यादा किस्में होती हैं। जंग लिमिटेड होती है, सिविल वॉर होती है, 10 तरह की कंडीशन होती है। वॉर की हम IR में देखते हैं, इंटरनेशनल लेजन में, जब दो स्टेट के दरमियान बहुत सारे नैरेटिव है ना। तो मैंने अभी आपसे पहले भी अर्ज की कि डिप्लोमेसी के ट्रैक 1 ट्रैक 2 सब चीजें जब क्लोज होंगी, डिप्लोमेसी का फेलियर होता है। डिप्लोमेसी ये नेगोशिएट करते हैं आप दो कंट्री, तो वो नाकाम होती है तो फिर आप जंग जाते हैं। अच्छा, जंग हम नहीं कर रहे, पहली चीज इसको समझें। ये जंग नहीं होगी, जंग होती है किसी लेवल पे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कोई लेवल नहीं है, यानी कि वो हमारे मुकाबले में क्या है मुझे बताएं। उनके पास उनकी जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलर गवर्नमेंट ही नहीं है, वो कब्जे के जरिए आई हुई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो बेसिकली वॉर लॉर्ड्स हैं, और जो ये वॉर लॉर्ड्स होते हैं उनसे आप वॉर नहीं करते, उनको आप ठिकाने पे लगाते हैं। तो पाकिस्तान को ठिकाने पे लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रेड जो बॉर्डर हमारे मिल रहे हैं, हम काफ़ी सामान ख़राब हो रहा है, रास्ते बंद हुए हैं, चीज़ें इस तरह कैसे सही हो सकेंगी? इस तरह तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो आम लोग हैं उसको उन लोगों को बड़ा नुकसान इस वक्त पहुंचने वाला है, जो कि उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ है उसकी वजह से? देखिए, पहली चीज ये कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में इल्लीगल शनाख्ती कार्ड बना के रह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के आम लोगों को नुकसान नहीं हो रहा? और बॉर्डर पे जो चीजें रुकी हुई हैं, मुझे बस समझाएं कि पाकिस्तान में 40-45 साल से, कोई 50 साल से अफगानिस्तान को अपनी जो फोर्ट है वहां से सब कुछ दिया है। अफगान ट्रेड यहाँ से होती है। क्या ईरान इस तरह सहूलत देता है, कोई और देता है? जब उनको खुद सोचना चाहिए ना। वहाँ तालिबान टाइप के जितने लोग हैं, इररेलेवेंट लोग हैं, कब्जा कीर मैं तो इनको कहता हूँ, ये तो बुनियादी पे डाकू है। इनको तो मैं गवर्नमेंट तो समझता ही नहीं, और अफगानिस्तान की कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। और किस्मती से अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशन की फुल मेंबरशिप मिली हुई है। पाकिस्तान को तो ये कहना चाहिए यूनाइटेड नेशन को कि इनकी मेंबरशिप खत्म करें। ये तो मुल्क है ही नहीं। मुल्क कैसे कहते हैं आप मुझे बताएं, जहाँ पे बॉर्ड, जहाँ पे मंशियात और असला जहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से अभी भी देख लें, कभी लोग पकड़े जाते हैं सऊदीया, मिडिल ईस्ट, कहीं पे भी मंशियात मिल जाती है। तो मंशियात कहाँ पे आती है? काबुल के रास्ते आती है ना। इसका मतलब ये कि ये मसला नहीं है कि बॉर्डर की चीजें खराब हो रही हैं
और ये हमारा मसला नहीं है, हमारे लोग जब हो रहे थे, और ये उनको पहले सोचना चाहिए था। अमेरिका से टुकड़ों पे पड़ने वाले लोग हैं ये, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा इनका क्या मुकाबला है। इनकी तो ये हैसियत औकात है कि जब अमेरिका जा रहा था तो ये उसके जहाज पे टायरों के साथ लटकते रहे। कभी किसी पाकिस्तानी को आपने देखा कि अमेरिका के जहाज पे टायर के साथ लटके? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि पाकिस्तानी सिविलाइज लोग हैं, और पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के साथ कायम है, इस्लाम की आइडियोलॉजी के साथ। तो अफगानिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है मुझे बताएं। दुनिया में हर स्टेट की एक आइडियोलॉजी होती है। आप इंडिया की बात करेंगे, वो सेकुलर आइडियोलॉजी है। आप अमेरिका चले जाएं, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है। रशिया जाएं तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। अफगानिस्तान की आइडियोलॉजी मुझे आप बता दें क्या है, अगर आपकी नॉलेज में है। ये पाकिस्तान में किसी कोई बंदा जानता है, अफगानियों को भी नहीं पता होगा कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है एज अ स्टेट। वो भी रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजी नहीं है, इस्लाम उनकी आइडियोलॉजी नहीं है। इस्लाम होती तो इस्लाम तो भाईचारा सिखाता है। अच्छा, मैं जो बात कर रही थी सर, जो बॉर्डर के जरिए ट्रेड हो रहा है, जाहिर सी बात है हमारे पास भी एक मार्केट थी, उनके लिए भी बड़ा अच्छा था कि जैसे चावल अनाज सब जा रहा है यहाँ से, फ्रूट की तरसील हो रही है। लेकिन साथ साथ इस वक्त जिस तरह से भारत सपोर्ट कर रहा है, और अभी तो मुत्तकी साहब को सिर्फ नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, उनका पैसा नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, ये आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म्स रहेंगी ये चीज़ें, उनकी आवाम को वो अगर उनकी पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए तो फ़ायदा पहुँच सकता है? ठीक है, पाकिस्तान अगर ख़त्म करता है रास्ता तो भारत उनको पैसा दे रहा है और उससे वो हुकूमत चला लेंगे। देखिए, पहली चीज ये किसको कौन पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, तो मैं तो आपसे पहले ही कहा कि ये बुनियादी तौर पे भाड़े के टट्टू हैं, ये किराए के टट्टू हैं, ये बुनियादी तौर पे इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब इनको कोई पैसे दे देगा, ये उसके साथ चले जाएंगे। किराए के कातिल हैं ये, उजरती कातिल टट्टू हैं बुनियादी तौर पे। इनकी तो सारी सी पिछली पुरानी यही है। इनके पास क्या है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, लेकिन बातें बहुत कुछ। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।